जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका ये 6th पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग डाल्टन थ्योरी की और एटॉमिक मास के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में जो कवर किया था उसी से बात आती है कि एटॉमिक मास का क्यों मेंशन हो रहा है और डाल्टन थ्योरी को मेंशन करा जा रहा है। इसके पहले जो कवर किया गया था उसमें इतनी बातें तो आ गई थी कि कोई एक भी मैटर है वो मैटर मिलकर के बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से। वो पार्टिकल्स डिवाइड नहीं पाते, उससे छोटा पार्टिकल नहीं होता है कुछ। तो उस टाइम पे उसको आइटोमी करके कुछ मेंशन करने लगे लोग। तो आइटोमी करते करते इस वर्ड का नाम पड़ गया एटम। ग्रीक वर्ड था आइटोमी और इसको एटम्स के नाम से जानने लगे हम लोग। अब ये एटम वर्ड का यूज होना शुरू हो चुका। अब क्या हुआ, डाल्टन की कुछ थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसको उसने इंट्रोड्यूस करा था उस टाइम पीरियड में 1808 में। और मैं जैसे कि आपसे कवर भी करता हूँ जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कोशिश करता हूँ अगर हो सकेगा तो उनके ईयर कौन से हैं और किसका नाम है वो कवर करता है। जैसे डाल्टन थ्योरी को 1808 में दिया था, जो मैंने मेंशन कर दिया। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, क्योंकि डाल्टन का नाम है, वो तो अपने नाम पे उसने थ्योरी दी है, डाल्टन ने दी हुई थी। तो इस थ्योरी में उसने क्या क्या पॉइंट्स कवर करे हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। और ऐसा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है काफी, क्लास 11 में कई बार पूछा जाएगा आपसे। डाल्टन थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करो। डाल्टन के 4 पॉइंट्स थे, उसके अलावा वो किस लॉ को फॉलो करता था और किस लॉ को फॉलो नहीं करता था, इतनी बात आपको बतानी होती है। डाल्टन का लॉ पूरा खत्म हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अब शुरू करते हैं डाल्टन थ्योरी ने डाल्टन ने क्या क्या कहा और इसकी यूज क्या हुआ करती है। सबसे पहले डाल्टन का नाम में भी डाल्टन की थ्योरी को यूज करने की बात आ रही है। तो डाल्टन ने सबसे पहला पॉइंट बोला कि कोई भी मैटर है वो कंसिस्ट करके बनता है छोटे छोटे इनडिविजिबल एटम से। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉडी ले ली, कोई भी एक मैटर ले लिया मैंने, ये ए, इसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसके अंदर के इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिनको मैं यहाँ पर एटम से नोट कर रहा हूँ। इनसे मिलकर के ये बन रहा है। तो अब बात की इतनी सी थी कि ये जो है ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता है, इससे मिलकर के पार्टिकल पूरा ये बड़ा मैटर बन रहा है। इसको हम लोग इनडिविजिबल एटम बोलते हैं। तो कोई मैटर है इस छोटे पार्टिकल से मिलकर बन रहा होता है। इसका ये पहला पॉइंट था क्लियर। सेकंड पॉइंट इसने बोला सारे एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं। मतलब अगर आप ए मैटर के अंदर का ये वाला एटम ले ले, चाहे ए मैटर के अंदर का ये वाला एटम ले ले, ये दोनों के दोनों की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। अगर ये भी हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट होता होगा, ये भी हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता होगा, तो सेम का टेम्परेचर होगा दोनों लगभग। अगर ये पानी में डिसॉल्व हो जाता होगा तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा एक एग्जांपल सारे प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती है, ये सारी मैच करेंगी, इसकी और इसकी आइडेंटिकल होगी। फिर इसने ये भी बताया, सॉरी पहले पढ़ देते हैं, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आता है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। फिर इसने ये बताया इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब एटम ए मैटर ए का ये मैटर एटम की बात करें चाहे इस एटम की बात करें, इन दोनों का मास सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। ये बात से क्लियर हुई, आइडेंटिकल मास भी होता है। फिर इसने ये भी बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। मतलब मान लीजिए तो ए मैंने बताया था, एक यहीं पर सेम मैंने बाजू में रख दिया बी, उसके अंदर भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिख दिया। ओके, अब एटम बी और एटम ए में जब ए मैटर कुछ छोटे इंडिविजुअल एटम से मिलकर के बन रहा है, डी मैटर भी छोटे इंडिविजुअल एटम्स मिलकर बन रहा होगा, तो बी के जो ये एटम होगा या ये एटम होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगी, सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ये भी बोलेगा कि इसके मास भी सेम होंगे। बी डी मैटर के अंदर जो ये वाला एटम या ए वाला एटम है, दोनों के मास भी आइडेंटिकल होंगे। ये बात इसने एक्सप्लेन करी। फिर इसने ये मेंशन किया ए एटम पे, ए मैटर के अंदर का ये एटम और बी मैटर के अंदर का ये एटम, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी और डिफरेंट मास भी होगा। मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। ये बात एक्सप्लेन कर दी गई। फिर क्या इसने थर्ड पॉइंट कवर किया है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। उन्होंने ये बताया, मान लीजिए कि ए था ये, बी था ये मैटर, दोनों ए बी से जब कंबाइन करेगा तभी तो ए भी बनेगा। ये बात जब ए बी बनेगा, जब ए के एटम बी के एटम से कंबाइन करेंगे, जैसे बोला कंपाउंड फॉर्म में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट था, ये डिफरेंट एलिमेंट था, इन दोनों एक दूसरे कंबाइन करे तब ये कंपाउंड बना, और ये कंबाइन कर लेके इन एटम से कंबाइन करेंगे तब ये बनेगा। ये बात क्लियर हो गई, तो एक ही बनेगा। फिर इसने एक चीज और मेंशन करी, इन अ फिक्स्ड रेशियो। उस टाइम पे बैलेंसिंग के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांगली तो एक्सेप्टेड नहीं हो पाया था, लेकिन हुआ ये जरूर था कि फिक्स्ड रेशियो में होगा। मतलब अगर a की +2 होगी उस टाइम पे, b की -1 होगी, तो a b 2 बनेगा। ये चीज का आइडिया होता है, इसलिए इसमें फिक्स्ड रेशियो को मेंशन किया। डाटा को ये बात आ गई, चलिए क्लियर हो गया। फिर फोर्थ इसमें पॉइंट कवर किया कि केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं होती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होती है और कुछ नहीं होती है। इस रिएक्शन के अंदर कभी भी एटम्स ना प्रोड्यूस होते हैं ना एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं,
तो बोलता है दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फोर्थ पॉइंट इसमें बोला ये बोला है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है और कुछ भी होता है। फॉर एग्जांपल ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ए के कुछ एटम्स हैं वो मिलके बी से अलग तरीके से असाइन होंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे और ए बी बना देंगे। तो ये जो रिएक्शन हुई ना उस रिएक्शन में क्या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। और क्या होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। और उस रिएक्शन में एटम ना कभी क्रिएट होते हैं नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हमारी बात है। फिर इस पूरी बात के बाद हम लोगों ने ये भी मेंशन किया कि डाल्टन की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन तो कर लेती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाती डाल्टन की थ्योरी क्या था। तो आपसे अगर डाल्टन की थ्योरी कहीं पूछी है तो आपको बस इतना ही कर करना है। डाल्टन थ्योरी 1808 में आई थी, डाल्टन ने दी थी, उसके एक शार्प पॉइंट थे और डाल्टन ने जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्लेन कर रही थी, काफी वाइडली एक्सेप्टेड हो चुकी थी, लेकिन लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे ये रद्द भी हुई थी और एक बड़ा ये आपको डाल्टन की थ्योरी थी। अब हम बढ़ते हैं एटॉमिक मास पे। अब बात करते हैं एटॉमिक मास का यूज कहाँ पे है, क्यों एटॉमिक मास इतना इंपॉर्टेंट आगे तो बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुराने समय में। आज के दिन में दुनिया बहुत तेज बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ चुकी है। अब तो स्पेक्ट्रोमेट्री हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि किस एटम्स का, किस एलिमेंट की, किस एटम का कितना मास है, तौल सकते हैं, कितना वेट है उसको समझ सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उस टाइम का सीन कुछ थोड़ा डिफरेंट था। उस टाइम में सीन में हम लोग चीज़ों को रिलेटिव करते थे। वो 19 सेंचुरी 90 समझने वाले समझते हैं ना, 1800 से 1900 के बीच की सेंचुरी को हम 1900 या 19th सेंचुरी बोलते हैं। उस सेंचुरी में हम लोग मास को रिलेटिवली रिलेटिव मास को काउंट करते थे। रिलेटिव मास में उस समय ये सामने आ गया था हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन को हम लोग एक स्टैंडर्ड मान करके रिलेटिव करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो टॉपर है, एक बच्चा है जो ठीक ठाक मार्क्स लाता है। तो होता क्या है, जो बच्चा ठीक ठाक मार्क्स लाता है, मान लीजिए 60 आते हैं और जो बच्चा टॉप करता था उसके 80 आते हैं। 60 और 80 का जो डिफरेंस है, 60 और 80 पढ़ेंगे या फिर आपकी रेसिंग में 1600 मीटर और 1800 मीटर करेंगे तो इसको रिलेटिव कर देते हैं। 1800 मीटर को 1600 मीटर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो मास आता है उसको रिलेटिव बता देते हैं, जो रैंक आता है उसको रिलेटिव बता देते हैं, परसेंटाइल बेस से निकाल देते हैं हम लोग। तो इस कॉन्सेप्ट को रिलेटिव को हम लोग कंसिडर करते थे उस टाइम पे। तो हाइड्रोजन की जो समय लाइटेस्ट एलिमेंट था उसको हम लोगों ने मास ऑफ 1 को असाइन कर दिया, मास ऑफ 1 उसको असाइन कर दिया, हाइड्रोजन का जो मास है उसको 1 मान लिया और उसके अनुसार उसको रिलेटिव रखते हुए जितने भी बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उसके मास को हम लोग असाइन करते थे, उनके मास को हम लोग असाइन करते थे। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किया था एटॉमिक मास में 19th सेंचुरी में। फिर उसके बाद आज के डेट में यूज होता है नहीं, आज के डेट में यूज नहीं होता, आज के डेट में चीज़ें बदल चुकी हैं। फिर क्या हुआ, एक टाइम आया जिस टाइम में 1961 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। 1961 से प्रेजेंट टाइम तक आज तक क्या हुआ, कार्बन की बहुत हुआ जमा, कार्बन की नाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ब्रांच बन गई, कार्बन 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 ऐसा होने लगा, बिल्कुल नाम बहुत उसका होने लगा, तो कार्बन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। तो हुआ कि कार्बन के कई सारे आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स के बारे में बता देते हैं। आइसोटोप्स उनको कहा जाता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, आइसोटोप्स जहाँ पर मेंशन किया है मैंने कहीं पर नहीं मेंशन किया, चलो ठीक है। कोई प्रेजेंट सिस्टम में कार्बन 12 आइसोटोप आप लिख देते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट। इससे का आइडिया आपको मिल गया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो प्रेजेंट सिस्टम क्या है, कार्बन 12 का एक आइसोटोप लिया गया, मतलब कार्बन का एक आइसोटोप लिया जिसका मास 12 था, उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। क्यों मान लिया, क्योंकि ये जो मैंने 9th में पढ़ाया है आपकी वीडियोस में, तो उसमें ये चीज़ देखे होंगे 9th और 10th में कार्बन का एक अलग चैप्टर पढ़ा गया, कार्बन एंड आइसोटोप, कार्बन एंड कंपाउंड, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ बना हुआ था कार्बन का। इस वजह से कार्बन को बहुत ज़्यादा मानते हुए कार्बन को स्टैंडर्डाइज कर दिया, कार्बन को स्टैंडर्ड मान लिया गया, उसके बाद कर लिया गया और उसी को 1961 के बाद से आज तक एक्सेप्ट करते हुए आ रहे थे। अब बात करते हैं इस सिस्टम में कार्बन 12 को असाइन कर दिया गया है और कार्बन 12 के मास को ही हम लोग स्टैंडर्ड मास मान लेते हैं। तो हुआ क्या, एक मास के मतलब एक की वैल्यू क्या मानेंगे, क्योंकि कार्बन का मास कितना था 12, कार्बन का मास इस इक्वल जो लिख रहे हैं 12 की तो मास है एटॉमिक मास, कार्बन 12 जो है इसमें इसी को मास से बनाएंगे। हुआ क्या, कार्बन 12 को असाइन कर दिया मास ऑफ एसिड 12 एटॉमिक मास यूनिट और एक मास की समझने के लिए क्या कर देंगे, मान लीजिए आपके पास 12 चॉकलेट्स हैं, उन 12 चॉकलेट आपको बहुत हुआ मान लेगा, आप यहाँ के राजा हो,
तो उन 12 चॉकलेट्स के एक चॉकलेट्स बनने के लिए क्या कर लिया कि उन 12 चॉकलेट को 12 से डिवाइड कर दिया आपने। सेम वही कार्बन के मास को हमने 12 मान लिया और कार्बन के मास को 12 को 1/12 कर दिया, उसको एक वैल्यू बना दी गई। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 मतलब जो आप ऐसे पढ़ते हैं ना 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम, मतलब कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के एटम को 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये एक AMU की वैल्यू आ गई। यहाँ पे AMU की मेंशन क्या है, AMU का मतलब क्या होता है, वन एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पर आपको बताया देखिए सिस्टम एग्जैक्टली एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का AMU इसी से बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन लाइक करने का जैसे मैंने क्लियर कर दिया। अब जब हमने ऐसा किया, कार्बन के मास को निकाला, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो जितनी वैल्यू आई उसको हम लोग 1 AMU बोल देते हैं। वो वैल्यू कितनी आई, वो वैल्यू आई थी 1.66 × 10⁻²4। यही हम लोग पढ़ते हैं 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू आई थी 1.66 × 10⁻²4। यहाँ पर क्योंकि वो प्रिसाइज करेंगे तो 1.66 × 0.56 × 10⁻²4 ग्राम, ये 1 AMU की वैल्यू आ गई। अब क्या किया, ये तो एक AMU की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को मान लीजिए हाइड्रोजन की निकालनी, तो हाइड्रोजन का जो भी मास है तो मास ऑफ एक हाइड्रोजन का था 1.673 1.6736 × 10⁻²4। इसी के अकॉर्डिंग तो स्टैंडर्ड्स क्या गया था, रिलेटिव क्या गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ जो हाइड्रोजन था उसको डिवाइड कर देंगे 1 AMU से। ये समझाया हमने कि अब चॉकलेट वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया था, एक समझने के लिए आपने एक समझ लिया। अब वो एक वैल्यू जो आई है उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसकी रिलेटिव में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का वैल्यू ये थी, इसके रिलेटिव में जो वैल्यूज बता रहे हैं हम लोग, तो इसके रिलेटिव की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड होगी इससे सिंपल। 1.673 को 10⁻²4 का 1.6 से 10⁻²4 से डिवाइड कर दी, तो वैल्यू आ गई 1.0078। ये AMU यूनिट हो गई, क्योंकि AMU की वैल्यू की बात है, ग्राम ग्राम से डिवाइड हो गया, AMU बन गई। तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया 1.0078, ये वैल्यू आ गया। चलिए इतना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब फिर आपको बताना चाहेंगे ऑक्सीजन का एटम का मास निकालना हो तो क्या करा हम लोगों ने उस टाइम पे, ऑक्सीजन का पूरा मास समझा, ऑक्सीजन के क्या मास है, ऑक्सीजन के एटम का उसको पहले मास समझा, फिर उसको हम लोगों ने 1.6 × 0.56 × 10⁻²4 ग्राम से डिवाइड कर दिया। फिर जो वैल्यू आई वो ऑक्सीजन का, आज आप मास पढ़ते हैं तो भी जो पीरियोडिक चार्ट टेबल देखेंगे उसमें जो ऑक्सीजन का मास देखते हैं ना कि इससे इतनी वैल्यू है 132 पॉइंट समथिंग U है, म्यू है, तो या AMU है, तो वैल्यू इसे डिवाइड करने वाली होती है। तो पीरियोडिक चार्ट में जो भी आप नंबर्स पढ़ रहे हो, वैल्यूज पढ़ रहे हो, ऐसे के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आज की डेट में AMU यूनिट को यूज करने के कम करते करते U यूनिट होती है। U मतलब पहले मैंने AMU लिखी है, पहले U होती है। U को हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास को मेंशन करते हुए एटॉमिक मास बात करते हैं। अच्छा एक चीज और समझना है, तो ये तो एटॉमिक मास हुआ, पर सब चीजें रिलेटिव हैं, तो फिर रिलेटिव में बात करनी चाहिए, क्यों ऐसी बात करते हैं। तो इसी वजह से इसके बाद एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो वो बात हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे या फिर इसी के साथ अटैच कर देंगे, समझते हैं फिर वो क्या हो। हाँ, तो अब बात करने जा रहे हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले समझा हुआ था कि एटॉमिक मास होता है, फिर उसके बाद समझा था यूनिफाइड मास क्यों U से डिनोट करने लगते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक मास को एवरेज एटॉमिक मास क्यों बुलाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा हुआ है वो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको आप यूज भी कर सकते हैं। बात क्या हुई कि एटॉमिक मास हर एक आइटम एलिमेंट है कोई भी, वो एलिमेंट के कई सारे आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जा रहा था, तो उसके कई सारे आइसोटोप्स मतलब एक एटॉमिक नंबर के कई सारे उसके एटॉमिक मास पाए जा रहे थे। तो उन एटॉमिक मास का कोई एवरेज वैल्यू निकालते हुए, एवरेज वैल्यू भी ऐसे नहीं कि किसी का भी कोई वैल्यू नहीं, जो एलिमेंट का जो आइसोटोप सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है उसका उतना ज़्यादा मास, मतलब उसके मास उसको मल्टीप्लाई करके अबंडेंस से, फिर जो दूसरा आइसोटोप है उससे थोड़ा पाया जा रहा है, फिर तीसरा आइसोटोप उससे पाया जा रहा है, उन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लिया जाता है, उसको एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। इसी वजह से एवरेज एटॉमिक मास का हम लोग यूज़ करते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ा था देख रहे होते हैं ना, उस पीरियोडिक टेबल में आपका एटॉमिक मास की एवरेज एटॉमिक मास ही यूज होता है। तो समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन क्या है होगी उसकी, और बाद में क्या क्या लिखी जाएगी अगर आपसे पूछ ली जाएगी। तो एवरेज एटॉमिक मास बताया गया है एटम्स किसी भी एक एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जा रहा होता है। जब वो आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जा रहा होगा तो जो मास हम लोग मेंशन करते हैं उसका वो एवरेज होता है। पीरियोडिक टेबल में जो मास मेंशन करते हैं एवरेज होता है सारे एटम्स का और उसके एमिटेंस का। तो एक एग्जांपल के रूप में मैंने बताया यहाँ पर उसी में से उसके पता है एटॉमिक मास ही एटॉमिक मास का हम लोग एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। एग्जांपल में मैंने कार्बन के आइसोटोप लिए होते हैं। कार्बन 3 टाइप के आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जाता है, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13, एक कार्बन 14। तो कार्बन 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो उसकी 98.392% एबंडेंस होती है। ये एबंडेंस जो परसेंटेज लिखी गई है, अगर कभी भी इसको कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे हम लोग तो उसको 100 से डिवाइड करके यूज़ करेंगे। बात करें कार्बन 13 कितना पाया जाता है 1.108 पाया जाता है। बात करें कार्बन 14 कितना पाया जाता है सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट पाया जाता है 2 × 10⁻10
इतनी वैल्यू है इसकी रिलेटिव में, मतलब इसके कंपैरिजन में ये इतना कम पाया जा रहा होता है। इधर आपने समझा। अब उसके एटॉमिक मास बात करते हैं। कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 होता है क्योंकि इसी के ब्याह में पूरी प्रोडक्ट में बताया कि मैंने बताया था 1/12 ऑफ कार्बन एटॉमिक मास, इसी हिसाब से तो एटॉमिक मास में पढ़ रहे थे। फिर कार्बन 13 का जो मास होता है वो 13.00335 होता है, तभी हम लोग यहाँ वैल्यू 13 रखी हुई है। फिर कार्बन 14 का 14.00317 होता है। ये सारी वैल्यूज आपने पूरी डिफाइन कर दी है। ओके, अब बात करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास की। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 जो एटॉमिक मास है कार्बन 12 का, उसको हम लोग उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 u, ये u जो लिखा हुआ है यूनिट लिख दी थी, यूनिट लास्ट में लिखूंगा। 12 into 0.9892 जो इसकी वैल्यू है वो लिख दी। ये आप देखिए तो 2 पॉइंट बढ़ा दी क्योंकि इसको 100 से डिवाइड करके मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये परसेंटेज की बात हो रही है। फिर बात करते हैं 13.00335 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.108 के, इसको 100 से डिवाइड करके तो 0.01 तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप देख रहे होंगे 100 से डिवाइड करने के बाद आ रही है। फिर एक 2 × 10⁻12 लिखिए यहाँ पे, जबकि 10 थी, इसका रीजन वही 100 से डिवाइड करेंगे और 2 माइनस में और बढ़ जाएंगे और बाकी वैल्यू 14.00317 ये आई। अब इसके सबका इनसे मल्टीप्लाई करके रिलेटिव पता चल गया कि इसकी वैल्यू इससे पाई जा रही है, तो इसको अपेंडिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी ओवरऑल कितनी परसेंट से पता चल गई। सेम कार्बन 13 कितनी परसेंट से पता चल गई, कार्बन 14 कितने परसेंट पता चल गई। अब उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है 12.011 म्यू या फिर जू बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास, ये इसकी वैल्यू होती है कार्बन 12 की। इसी को आप पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं, ऐसी वैल्यू आती है। जितने भी और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट की जो आइसोटोपिक फॉर्म्स पाए जाते हैं वो सारे आइसोटोपिक फॉर्म्स के एवरेज अबंडेंस को देखते हुए ये वैल्यू बताएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास तो आपको समझ में आ गया। एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर मास के बाद हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा, सिंपल। तो वही बात हमने बताई। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, सिंपल सी डेफिनेशन। एग्जांपल के तौर पे मीथेन की बात करें CH4, तो CH4 में कार्बन कितने हैं? 1, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ये देखें कार्बन CH4 लिखा हुआ है, कार्बन में कार्बन कितने हैं? 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? फिर भी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12.011 U, क्या निकाला भी हुआ था और होता भी है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का था 1.008। तो अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो CH4 का, तो कार्बन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12.011 into 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 4, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1.008 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या जाएगी इसकी वैल्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 निकल गया। फिर बात करेंगे H2O के लिए एग्जांपल के रूप में, तो H2O में भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1.008 U और फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 16 है। तो इसको ऐड कर देंगे, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 प्रेजेंट तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐड कर देंगे। ये हाइड्रोजन की ये H2O की ये एटॉमिक मास आ गया, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आएगा। यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं गलत है, तो मॉलिक्यूल हो गया ना, H2O एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बताई जाएगी। सेम यहाँ पर जिसको मैंने एटॉमिक मास लिख दिया वो एटॉमिक मास नहीं मॉलिक्यूल होगी, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल हो गया ना, तो मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास H2O को क्या होता है ये वैल्यू है। ये पूरा था। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में अपने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सारे कॉन्सेप्ट्स को। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कवर करेंगे इसको। और कोई भी सजेशन हो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसको देखते हुए आगे पढ़ने की कोशिश करी जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।